हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी का महीना जैसे शुरू होता है तो सभी शिक्षक साथी तथा कर्मचारी अपने आयकर की गणना करने लगते हैं कि इस साल कितना हमको टैक्स पड़ने वाला है। तो इनकम टैक्स से संबंधित मैंने कुछ इनकम टैक्स की वेबसाइट का अध्ययन किया और उस अध्ययन के अनुसार मैंने कुछ बिंदु नोट किए। जो आप बिंदु को अगर भली भांति समझ पाएंगे तो इसके आधार पर आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम एक एक धारा के विषय में जानेंगे, कौन कौन सी धाराएं ऐसी होती है जो हम आयकर में छूट देती है और कितनी उनकी लिमिटेशंस है, वो सब जानकारी हासिल करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण धारा होती है हमारी सेक्शन 80C, उसके जो सेगमेंट्स है उनको भी वन बाय वन समझेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से सेविंग्स होती है जो सेक्शन 80C को कवर करते हैं। उन सब जानकारी को हम डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ हमारी यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22, 21-22 के लिए हमारा ये कैलकुलेशन सर, इसको हम प्रॉपर बताएंगे। बाद के एक चार्ट बनाएंगे जिस चार्ट में हम आपको बताएंगे कितनी आय पर कितना टैक्स हमको पड़ेगा। उन सब की जानकारी से पहले हम ये जानते हैं कौन कौन सी धारा है जिनके तहत हमको छूट मिलती है आयकर में। ओके, चलिए बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस फॉर डिडक्शंस। डिडक्शंस में कौन कौन से सेक्शंस काम आते हैं उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C, इसको ध्यान समझ लेना। सेक्शन 80C सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सेक्शन 80C की जो लिमिटेशन है वो 1.5 लाख रुपए है। आप जानते हैं अभी तक भी इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट हमारा नया 22-23 के लिए भी लॉन्च किया गया उसमें भी लिमिटेशन अभी 1,50,000 की लिमिटेशन अभी भी। ओके, तो जो सेक्शन 80C है, अब इसी को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इसके ये 17 पॉइंट हमने लिखे। इन 17 पॉइंट के आधार पर सेक्शन 80C हमारा कवर होता है। सबसे पहले हम 80C को लेकर चलते हैं डिटेल में। 80C में यदि हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कराते हैं, EPF कराते हैं, तो EPF के आधार पर हमको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। और दूसरा हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम जनरली अकाउंट खुलवा के रखते हैं, PPF, तो PPF भी हमें इनकम टैक्स में रिबेट देता है। PPF वैसे सेविंग का भी बहुत अच्छा माध्यम है। इनकम टैक्स बचाने के लिए तो PPF कराते हैं, लेकिन सेविंग के दृष्टिकोण से देखें तो उस दृष्टिकोण से भी PPF हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेविंग का तरीका होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रीमियम पेमेंट टूवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस। जैसे हम PLI कराते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इनकम टैक्स 80C के तहत आता है। 80C में उन सब के तहत हमको रिबेट मिलती है। चौथा हमारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS, इसके तहत भी हमको छूट मिलती है। पांचवा पॉइंट आप बहुत पॉपुलर सा जानते हैं, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। लोग NSC करा लेते हैं। NSC में भी इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत हमको रिबेट प्राप्त होती है। सिक्स था सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें 2 बालिकाओं के लिए अकाउंट करा लेते हैं, तो जितने हम उस वित्तीय वर्ष में पैसे जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, वो सब इनकम टैक्स में हमको क्या देते हैं? छूट देते हैं। नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIPS, ये भी हमारे इनकम टैक्स में छूट देता है सेक्शन 80C के तहत। आठवां रीपेमेंट ऑन होम लोन प्रिंसिपल लिमिट, ये क्या हमारा हाउस लोन का कंसेप्ट है। हाउस लोन जब हम लेते हैं तो हाउस लोन में उस वित्तीय वर्ष में जितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होता है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस 10 लाख है, उसमें से हमारा माइनस हुआ सपोज 1 लाख हुआ माइनस, तो वो जो 1 लाख है वो रिबेट के दायरे में आता है। और हाउस लोन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख हाउस लोन के इंटरेस्ट की, वो हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। ये सेक्शन 80E के तहत बात करेंगे। अभी हम केवल ये समझा रहे कि ये जो रिबेट आती है ये सेक्शन 80C के अंतर्गत ही आती है। ओके, नेक्स्ट है रजिस्ट्री चार्ज एंड स्टैंप ड्यूटी फॉर हाउस प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से साथियों को हमारी इसकी जानकारी शायद नहीं होती। मैंने इनकम टैक्स स्टडी किया है कि जैसे हम कोई घर खरीदते हैं
तो उसकी जो रजिस्ट्री करते हैं हम, तो जो सर्किल रेट रहता है उस घर का, उस सर्किल रेट के 8% के हिसाब से स्टैंप चार्ज पे करते हैं हम। तो जो स्टैंप चार्ज होता है वो इनकम टैक्स के रिबेट के दायरे में आता है। अब इसको आप ध्यान से समझ लेना, यदि कोई व्यक्ति एक्स तथा वाई है, यदि एक्स व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें स्टाम्प चार्ज लगा 3 लाख रुपए, तो उन 3 लाख रुपए में वो एक्स व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक लगा सकता है अपने इन सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक। यदि सपोज करो उसकी जो पत्नी है वाई, यदि वो भी एम्प्लॉयड है, वो भी टैक्स पे करती है, तो 1.5 लाख वो भी लगा सकते हैं। इसका मतलब बेनिफिट कितना, पूरे 3 लाख का बेनिफिट है, दोनों लगा सकते हैं। लिमिट 1.5 लाख की है, क्योंकि ये पूरा जो सेगमेंट है हमारा पूरा ये सेक्शन 80C के तहत आता है और सेक्शन 80C की लिमिट 1.5 लाख है। क्लियर है। इसके अलावा यदि कोई प्रॉपर्टी 4 व्यक्तियों ने मिलजुल कर खरीदी है, तो उसकी जो स्टैंप वैल्यू लगाई गई है वो चारों व्यक्ति उसको 1 बाय 1 कर, सपोज 4 लाख का स्टैंप चार्ज लगे तो 1-1 लाख करके चारों व्यक्ति अपने इनकम टैक्स में रिबेट प्राप्त कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने स्टडी किया इसलिए मैंने इसको शो कर दिया ताकि सभी को समझ में आ जाए। जनरली प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं लेकिन हम स्टैंप चार्ज को नहीं समझ पाते कि वो भी इनकम टैक्स के छूट के दायरे में आता है। क्लियर। नेक्स्ट 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं एफडी। एफडी सेविंग के थ्रू जब हम सेविंग करते हैं वो भी इनकम टैक्स में रिबेट देता है। और 11th नंबर पर हमारा 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। कुछ पोस्ट ऑफिस में ऐसी स्कीम्स होती है जो इनकम टैक्स में रिबेट देती है। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन की जो सेविंग्स होती है वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उसमें छूट मिलती है। 13 ट्यूशन फी। हम अपने यदि 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 2 बच्चों की जो ट्यूशन फी है वो इनकम टैक्स में हमें छूट मिलती है उसके आधार पर। 14 है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं हम इनकम टैक्स में रिबेट प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। कुछ साथी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड्स खरीदते हैं, वो बॉन्ड्स में हम इनकम टैक्स में रिबेट प्राप्त होती है उनके आधार पर भी। 16 नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स। नाबार्ड बैंक के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी इनकम टैक्स में छूट देते हैं क्योंकि नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ जानते भी उसको। एनपीएस को आप किस तरह समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कर्मचारी 2005 के बाद नियुक्त हो वो एनपीएस वाले ही, तो एनपीएस इनकम टैक्स के दायरे में आता है और एनपीएस सेक्शन 80C का ही एक भाग होता है। और एनपीएस को थोड़ा हम अभी कुछ उदाहरण के आधार पर काफी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके वो बात। ओके, तो ये सारे जो सेगमेंट्स है ये सेक्शन 80C के हैं और इन सब की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, क्योंकि 80C के भाग है और इनकी लिमिट भी 1.5 लाख है। ओके, साथियों आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कर सकते हो, क्योंकि ये सब हमारे काम आने वाली बातें होती है। कुछ बात ऐसी होती है इसमें से जो हमको पता है, कुछ बातें ऐसी जो नहीं पता हो सकती है। ओके, चलिए ये हमारा सेक्शन 80C का भाग था। अब हम नेक्स्ट चलते सेक्शन नंबर 2 पर, सेक्शन 80D। सेक्शन 80D, सेक्शन 80D में इसमें क्या आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है हमारा। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चल रही जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम SGHS, इसके तहत हमारे डिडक्शंस होते हैं, जनरली 650 रुपए पर मंथ डिडक्शंस होते हैं। तो ये हमारे क्या आते हैं, सेक्शन 80D के अंतर्गत आता है और इसके तहत हमको आयकर में छूट मिलती है। इसमें आप ध्यान से समझना, इसकी जो लिमिट है 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए एक एक्स व्यक्ति कोई अगर वो 25,000 तक इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के तहत बचाता है तो 25 की लिमिट है। लेकिन अगर वो अपने मम्मी और पापा, अपने पेरेंट्स की भी हेल्थ स्कीम ले सकते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, दोनों का, मम्मी और पापा दोनों का, तो 25 मम्मी के 25 पापा के, यानी इस तरह से 50। अगर टोटल देखें तो 75,000 रुपए तक का इसमें फायदा हो सकता है। 75 तक का मैक्सिमम इसमें बेनिफिट हो सकता है इनकम टैक्स में। सिंगल के लिए 25,000, अगर पेरेंट्स है तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो उसी के हिसाब से 75,000 रुपए तक का रिबेट प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 80DD। 80DD इसकी लिमिट है 75,000 रुपए। अब 80DD क्या है, ये हमारा डिसेबल पर्सन के लिए है। डिसेबल पर्सन के
इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा होता है उसकी लिमिट खर्चा करते हैं हम 75,000 रुपये तक हम उसमें छूट पा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति है डिसेबल है, उसके लिए हम दवाइयों का खर्चा करते हैं, तो उस खर्चे की जो अधिकतम सीमा हो 75,000 रुपये डिसेबल के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन हमारी 80 DDB। 80 DDB क्या है? यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उन पर खर्चा हम करते हैं, तो उस पर भी हम आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिमिटेशन सर 40,000 रुपये। कितनी लिमिटेशन सर? 40,000 रुपये, ध्यान से रखिए। नेक्स्ट है सेक्शन 80G। 80G है डोनेशन के लिए। कुछ साथी ऐसा होता है डोनेशन में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। जब डोनेट करते हैं तो डोनेशंस में हमको क्या मिलती है? रिबेट मिलती है। जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोविड-19 के कारण हमने डोनेट किया था CM रिलीफ फंड्स में या PM रिलीफ फंड्स में, तो वहां पर हमको क्या 100% रिबेट मिलती है। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर 100% रिबेट मिलती है, लेकिन कुछ जगह क्या 50% भी रिबेट मिलती है। तो ये उस रिबेट को पाने के लिए जो सेक्शन अप्लाई होती है वो सेक्शन 80G आता है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, एक सेक्शन है 80CCD, सेक्शन 80CCD, और एक हमारे सेक्शन 80C। एक्चुअली में इन दोनों का जो टोटल है लिमिटेशन है सेक्शन 80CCD और 80C की 1.5 लाख है। ये ध्यान रखना, इन दोनों की लिमिटेशन 1.5 लाख है। अगर सपोज करो किसी व्यक्ति ने 1,60,000 रुपये, सपोज करो 1,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, तो 1,60,000 रुपये है, लेकिन इस सेक्शन की लिमिट केवल 1,50,000। ये ध्यान रखना, 10 लाख की उसको छूट नहीं मिलने की। वो 1,50,000 80C में दिखा सकता है, या इसमें इसको भी तोड़कर दिखा सकता है 1,20,000 इसमें दिखा सकता है, 1,30,000 रुपये सेक्शन 80CCD में दिखा सकता है। लिमिटेशन है 1.5 लाख की। ओके, और एक है सेक्शन हमारी 80CCD1B। 80CCD1B, अब इसको हम एक कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स के आधार पर इसको हम समझेंगे कि एग्जांपल्स के आधार पर कैसे समझेंगे। इसमें इसकी लिमिट है भाई 50,000 रुपये। इसकी सेक्शन 80CCD1B की लिमिट 50,000 रुपये। अगर इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर बात करें तो 2 लाख की लिमिट हो जाती है। कितनी? 2 लाख रुपए तक हम बचा सकते हो। क्लियर है? यदि आप सपोज करो, इसका अगर हम कोई एग्जाम्पल बनाए इन दोनों सेक्शंस को भली भांति समझने के लिए, एक व्यक्ति जिसने सेक्शन 80C में निवेश किया 1,40,000 रुपये सपोज, और NPS में उसका निवेश है 70,000 रुपये, NPS में निवेश है उसका 70,000 रुपये, तो उसके केस में क्या करेगा? 70,000 रुपये NPS में उसका, ध्यान समझ लेना, और सेक्शन 80C में 1,40,000 रुपये, मैं यहां लिख देता हूं। तो 80C में तो 1,40,000 ये ऐसे दिखाया जाएगा, और जो 70,000 रुपये NPS में उसने निवेश कर रखे NPS में, उन 70,000 को दिखाएगा वो सेक्शन 80CCD 10,000 को दिखाएगा यहाँ उन 70,000 में जो NPS में निवेश किए, और बाकी इसमें सेक्शन 80CCD1B यहाँ दिखाएगा 50,000 रुपये। इस तरह से हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो इस तरह से निवेश दिखा जाता है। जबकि अगर हम टोटल बात करें 70,000 रुपये, तो उसने NPS में इन्वेस्ट किए थे, और 1,40,000 रुपये उसने हमारे सेक्शन 80C में निवेश किए थे। अगर इनको हम टोटल करें तो ये 2,10,000 रुपये, लेकिन 2,10,000 पर रिबेट नहीं मिलेगी, केवल 2 लाख तक रिबेट आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल्स के आधार पर हम इस बात को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारा यहां तक हो गया। और नेक्स्ट है सेक्शन 80GG। 80GG क्या होता है? यदि हम डोनेशन कर रहे हैं किसी, ये 80GG है, डिरेक्शन टूवर्ड्स रेंट पेड फॉर हाउस ओनली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे बिजनेसमैन हो सकता है, उसके लिए ये सेक्शन अप्लाई होता है। सेक्शन 80G जो हाउस का रेंट पे करता है और सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 80E। 80E आता है एजुकेशन लोन के लिए। जब हम एजुकेशन लोन लेते हैं और जो उस पर इंटरेस्ट होता है वो इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। लिमिटेशंस उसकी भी 1.5 लाख की रहेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE के तहत क्या होता है? होम लोन
में हमको इंटरेस्ट पर लिमिट छूट मिलती है और उसकी लिमिट है 50,000 रुपये। कितनी लिमिट है? 50,000 रुपये। और एक सेक्शन हमारा 80EE इसमें होम लोन में हमको छूट मिलेगी कितनी? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। अगर इन दोनों का टोटल करें तो टोटल लिमिट हाउस लोन के इंटरेस्ट पर हमको मिलती है 2 लाख रुपए। ओके, 2 लाख रुपए की हमको छूट प्राप्त होती है उस पर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। आप सोच रहे हैं आज गवर्नमेंट भी प्रमोट करे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज किए जाए। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करते हैं, अगर यदि उस पर हम लोन लेते हैं तो उसके लोन के इंटरेस्ट पर भी सरकार हमको इनकम टैक्स में छूट देती है। उसके लिए जो अप्लाइड सेक्शन होगी वो सेक्शन होगी सेक्शन 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, और उसकी भी लिमिट कितनी? 1.5 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 80GGA, ये क्या है? साइंटिफिक रूरल डेवलपमेंट के लिए जब डोनेशन करते हैं साइंटिफिक रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है और उसकी जो सेक्शंस होती है 80GGA के तहत आता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारी 80GGC, डोनेशन टूवर्ड्स सॉरी ये डिडक्शंस होगा, डिडक्शन टूवर्ड्स डोनेशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई चंदा दिया जाता है तो उस पर भी इनकम टैक्स में क्या मिलती है? छूट प्राप्त होती है, जो इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। ओके। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 80TTA, सेक्शन 80TTA, इसमें आएगा डिडक्शन इंटरेस्ट रिसीविंग ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, लिमिट 10,000 रुपये। आप सपोज करो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे खाते में सपोज 10 लाख रुपए पड़े, उन 10 लाख को जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट में से 10,000 रुपये इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। उसमें से 10,000 रुपये तक हम इनकम टैक्स में बचा सकते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 80TTA, इस सेक्शन के तहत। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। अब हम स्लैब देखते हैं इनकम टैक्स में कौन कौन से स्लैब है, किस दायरे में हम आते हैं। उन स्लैब की मदद से हम एक एक बात को आसानी से समझ पाएंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। साथ ही हमने टैक्स के स्लैब दिखाए आपको। ये हमारा पुराना टैक्स स्लैब है, ये हमारा नया टैक्स स्लैब है। पिछले साल भी दोनों स्लैब अप्लाई हो रहे थे और नेक्स्ट ईयर जो बजट अभी पेश किया गया 1 फरवरी में 2022-23 के लिए, उसमें भी दोनों स्लैब अप्लाई हो गए। ओके, अब दोनों में क्या क्या अंतर है वो हम देखेंगे। वो हमारी सैलरी पर डिपेंड करता है या हमारी सेविंग्स पर डिपेंड करता है, हमारे लिए कौन सा सही आएगा, लेकिन हम दोनों को ध्यान से समझेंगे। अच्छा, और ये जो है ना किस एज फैक्टर के लिए ये दोनों स्लैब, ये 60 ईयर तक है। 60 ईयर के बाद जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उसके लिए कुछ अलग है, और जो अबो 80 उसके लिए कुछ अलग है। थोड़ा सा हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए। अभी आप 60 ईयर तक के सभी शिक्षक तथा कर्मचारियों के लिए स्लैब अप्लाई होंगे। ये वाला स्लैब हमारा ओल्ड वाला, ये वाला हमारा न्यू। तो ओल्ड में क्या है 2.5 लाख अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक तो नील है, ये हम जानते ही है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, अब वो 2.5 लाख के ऊपर यानी कितना होता है 12,500। और 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक हमारा कितना होगा 12,500 प्लस 20%, अब वो 5 लाख, यानी 5 लाख से ऊपर का जो होगा उस पर 20% लगता है। 5%, 20%, 30%, ये रेशो हो इसका ना। और अब 10 लाख का हो जाएगा हमारा, उसको हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1,12,500 प्लस 30%, अब वो 10 लाख। वही परसेंटेज 5, 20, 30, ये है इसमें रेशो। और नए वाले में क्या है कि 2.5 लाख तक तो नहीं, ये तो कॉमन है। और 2.5 लाख 1 रुपये से ले 5 लाख तक 5%, अब वो 2.5 लाख, यहाँ तक ये दोनों कॉमन है। लेकिन फिर इसमें इन्होंने तोड़ दिया, यहाँ तो क्या कर दिया था कि 5 लाख के बाद 10 लाख है, यहाँ पर 5 लाख के बाद 7.5 लाख है, 7.5, इस बीच में 10% पड़ेगा। और 7.5 से 10 लाख के बीच में 15%, और 10 लाख से 12,50,000 के बीच में 20% पड़ जाएगा। और 12,50,000 से 15 लाख तक 25%, उसके बाद 30%। ये इनका इन्होंने अनुपात बना रखा है, इस हिसाब से ये कैलकुलेशन होगी। अब हम अपनी कैलकुलेशन अपने आय के हिसाब से डिसाइड करेंगे, हम नए टैक्स के हिसाब से गणना करेंगे या पुराने के हिसाब से। जो जिनकी सैलरी कुछ कम होती है, या ग्रुप सी कर्मचारी या 4600 ग्रेड पे तक है जनरली, उनके लिए जो टैक्स ये पुराने वाला है यही सही रहता है, इसके हिसाब से इनकम टैक्स कम पड़ता है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये टैक्स स्लैब आपको समझ में आए होंगे।
अब थोड़ा सा सीनियर सिटीजन के लिए अगर मैं बात करूं, ये जैसे 2.5 लाख की लिमिट है तो सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख नहीं 3 लाख लिमिट कर रखी। 80 वाले के लिए 3.5 लाख रुपए। तो वो सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट यही चेंज हो जाता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कोई बात समझ में नहीं आई। यदि उसके बावजूद भी कोई ऐसी बात डायरेक्ट फ़ोन से बात करने वाली बात हो सकती है तो LK केमिस्ट्री का जो फ़ोन नंबर है वो 9758118192। आप इस नंबर पर कॉल कर भी बात कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिस सॉफ्टवेयर में हम अपनी बेसिक पे डालेंगे और इंक्रीमेंट का ईयर डालेंगे और HRA डाल लेंगे और हमारी सेविंग्स डाल लेंगे। तो उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमारा पूरा टैक्स कैलकुलेट आ जाएगा। उसमें फॉर्म 16 के भी दोनों भाग कैलकुलेट होंगे। उस सॉफ्टवेयर को भी हम डिटेल में समझाएंगे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए ये हमने आपको बात बताई। यदि ये क्लियर हुई तो आपको, यदि ये क्लियर हो गई तो बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद।